हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाएंगे, वो भी लेसन 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है। और एक विशेष बात आपके लिए, यदि किसी भी स्टूडेंट को नोट चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हम उसको व्हाट्सएप नंबर देंगे जिससे वो चैप्टर वाइज का लेसन का जो भी पीडीएफ है वो पा जाएगा। ठीक है, वो भी फ्री में। तो अब हम समझते हैं इसका पहला हेडिंग क्या है। और ये सारे के सारे जितने भी नोट है वो मैंने सब स्वयं लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। देखिए, नंबर 1 है वैद्युत आवेश। आखिर ये वैद्युत आवेश क्या होता है? और देखिए जितने ये नोट बने हुए हैं उसमें फुल डिटेल्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं वैद्युत आवेश। देखिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतमय प्रभाव अनुभव करता है। आवेश के ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो समझ गए होंगे। देखिए, एक समान भाषा में जैसे आपको मैं बता दूं, एक वस्तु इसको मान लेता हूं, एक वस्तु ये। अगर हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में ऐसे रगड़ें तो उसमें क्या होता? विद्युतमय उत्पन्न हो जाता है। और जिसके कारण ये विद्युतमय होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ और इसमें विशेष बातें समझिए। देखिए, आवेश की संकल्पना यह है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इसका सिंबल भी होता है, के आधार पर दी जाती है। नंबर 1 पॉइंट इसका समझिए। ठीक है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इसे धन आवेशित कहा जाता है। सीधा सा मतलब, यदि वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसमें हानि होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो उसमें ऋणावेशित हो जाता है, कहा जाता है। समझ गए ना? इसका मतलब किसी पे ऋण लगा रहेगा तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी या अधिकता होगी। ठीक है, इसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अब हम समझते हैं आवेश के प्रकार। तो देखिए, आवेश के प्रकार। देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा था, एक धन आवेशित, एक होता है ऋण आवेशित। और धन आवेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि या कमी, और ऋण आवेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या फिर अधिकता होता है। तो अब हम समझते हैं। देखिए, और इसमें जितनी बातें हैं वो सब विशेष रूप से आप याद रखिएगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है वो तो कमेंट्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नंबर 1, इसमें पॉइंट समझिए। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये समझिए। देखिए, आवेश जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का। अब देखिए, लेकिन हम समझें तो एक जैसे ये कोई आवेश है प्लस प्लस, ठीक है, यहां मान लेते हैं माइनस माइनस है। अब देखिए, जब सेम सेम डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस, तो यहां पर जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए एक बार। यदि सेम सेम डायरेक्शन है तो वहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और अब देखिए, यदि मान लेते हैं एक प्लस एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस, तब जो यहां पर बल लगेगा वो आकर्षण लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। यहां पर देखिए क्या लिखा था, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करेगा कौन? जब सेम सेम डायरेक्शन हमको मिलेगा। अब देखिए, विजातीय आवेश किसे कहेंगे? एक प्लस हो तो एक माइनस हो, या एक माइनस हो या फिर एक प्लस हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। समझ गए ना? अब हम आगे समझते हैं। देखिए, आवेश के मात्रक। ठीक है, देखो एसआई पद्धति में हम लोग जो हाई स्कूल में आप लोग पढ़ेंगे, Q बराबर आई टी। ठीक है, ये आप लोग पढ़े हैं, Q बराबर आई टी। अब यहां पर उसको कैपिटल में भी लिया जा सकता है। तो यहां देखो I बराबर Q बाई टी लिखा, वही चीज है। अब आवेश बराबर हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो I इंटू टी। आई क्या है? विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। टी क्या है? समय जिसका मात्रक होता है सेकंड। एम्पियर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? देखिए, वो था एसआई सिस्टम में। अब हम समझते हैं सीजीएस सिस्टम में।
ठीक है, देखिए सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है, फुल फॉर्म समझिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। कभी कभी ए भी लग जाता है तो उसका मतलब एम्पियर होता है। ठीक है, समझिए सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम, क्या स्टेट कूलाम मात्रक होता है। देखिए इसे विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि सीजीएस सिस्टम में सभी बच्चे नहीं जानते हैं, तो इसका स्टेट कूलाम होता है सीजीएस में। ठीक है, और एक कूलाम बराबर देखिए 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। इसे विशेष रूप से याद रखेंगे आप कि एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। आप समझते हैं, देखिए विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, ये ईएमयू का मतलब जो समझिए, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, एम मतलब होता है मास, यू मतलब होता है यूनिट। ठीक है, जिसकी हिंदी यही है विद्युत चुंबकीय मात्रक। देखो एक कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है और सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर जो होता है, ठीक है, वो होता है टोटल 96,500 अर्थात 96,500 कूलाम। ठीक है, ये एक फैराड बराबर होता है। यहाँ पर फ्रैंकलिन के बारे में बता दें तो जो आवेश था वो फ्रैंकलिन ने ही पहले बताया था। ठीक है, अब आगे समझ लीजिए, देखिए ये सारी चीजें आपको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें काम आएंगे। ठीक है, देखिए अन्य मात्रक समझिए, देखो इसका अन्य मात्रक माइक्रो कूलाम भी होता है, नैनो कूलाम भी होता है, पीको कूलाम भी होता है, मिली कूलाम भी होता है। तो अब हम समझते हैं एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है, एक नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁻9, एक पीको कूलाम बराबर 10⁻⁻12, एक मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻3 कूलाम। ठीक है, अब आगे समझिए, देखिए वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, मतलब वैद्युत आवेश का गुण क्या है। ठीक है, तो समझिए नंबर 1 होता है आवेश का संरक्षण। ठीक है, कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए आपको हमें एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे आप लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पढ़े होंगे, तो देखो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। देखो आवेश भी कुछ इस प्रकार का ही होता है। देखो आवेश को भी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो होगा इसका आवेश वो पूरा क्या होगा, एक संरक्षित होगा। देखिए यहां पर भी समझिए संरक्षण के अनुसार मतलब हो गया आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलिगित निकाय में कुल आवेश नियत होता। देखिए ये भी फिक्स है कि नहीं है, संरक्षित हो गया ना। आगे समझिए आवेशों की योज्यता, ये क्या होता है ये समझिए। देखिए किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए डिफिनीशन पढ़ना तो बहुत आसान है लेकिन समझना भी तो जरूरी है। तो अब हम समझते हैं आवेशों की योज्यता है क्या। जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई आवेश दिया गया Q1 Q2, यहाँ मान लेते हैं माइनस में Q3, यहाँ मान लेते हैं Q4, ऐसे ही डॉट 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 मान लेता हूँ Qn दिया गया है। अब देखिए इसमें बोला था जो भिन्न भिन्न आवेश होते हैं उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो हमने मान लिया कुल बीजगणितीय योग आवेश Q है। ठीक है, इसके योग के बराबर मतलब जो ये आवेश दिया गया है सभी के योग के बराबर, अर्थात Q1 प्लस Q2 प्लस करेंगे लेकिन ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस Q3 प्लस माइनस ये भी माइनस कर देंगे Q4। ठीक है, उसके बाद प्लस डॉट 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 Qn कर देंगे। देखिए आवेशों की योज्यता हो गई। अगला समझते हैं, देखिए अगला है आवेश का क्वांटी। देखिए इसमें लिखा क्वांटमीकरण, आप लोग किताब में देखेंगे तो क्वांटीकरण भी लिखा रहेगा। देखिए क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश, ये इलेक्ट्रॉन है या आवेश का सिंबल भी होता है, कि आवेश का पूर्ण गुणज, ठीक है गुणज उसको गुणज कर दीजिएगा, गुणज होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं, इसे ठीक है स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब आवेश को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्राकृत अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखिए,
देखो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज ना आ जाए कमेंट मार्क में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखो हम लोग आवेश बराबर जानते हैं, Q बराबर एन ई, आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ेंगे Q बराबर एन ई। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा उसका मतलब समझिए, क्योंकि आवेश यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दो प्रकार के आपने देखा। अगर प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी, माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्यू क्या है, आवेश है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, कभी कभी आप लोगों में ऐसा भी पूछ लेता है, एक विशेष बात आपको बताते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का आवेश बोले, ठीक है, तो ये होता है -1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। कभी कभी प्रोटॉन का पूछ लेता है का आवेश, तो ये होता है प्लस में 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता अल्फा कण पर आवेश, तो ये होता है 2e, या फिर e का मान रखेंगे तो 16 गुना 32 गुणे 10 पे पावर माइनस में 19 कूलम। ठीक है, ये विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि आप लोगों में न्यूमेरिकल में ऐसे पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑप्शन में भी आ जाता कि अल्फा कण का आवेश कितना होता, तो 2e इसका वैल्यू रखेंगे इतना। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं कूलम का नियम। देखिए समझिए, अब हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कूलम का नियम। क्या होता है कूलम का नियम, समझिए। कूलम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण आप लोग समझ गए होंगे। आकर्षण कब लगता है, जब एक प्लस और एक माइनस हो, या फिर एक माइनस या एक प्लस हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में लगता है। अब देखिए, और प्रतिकर्षण कब लगता है, जब सेम सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए आपको फिगर समझा देते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक आवेश मैंने Q1 मान लिया है, दूसरा क्या मान लिया है, Q2। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है, स्मॉल r मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, देखो, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण। ठीक है, देखिए आपने कूलम के नियम में क्या पढ़ा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, देखो यह पूरा सूत्र आया है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के, देखो ये अनुक्रमानुपाती हो गया कि नहीं, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, इसका मतलब यह प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब समझिए, ठीक है, ये कूलम का नियम था। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये सारा वैल्यू देखो, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और दूरी के क्या हो गया, वर्ग के अनुक्रमानुपाती, या फिर वर्ग जब लग जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्योंकि यह प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा कि नहीं। अब जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो एक कांस्टेंट पर लग जाता है K। ठीक है, तो देखो ये कूलम का फार्मूला बन जाता, कूलम का नियम का बन जाता कि नहीं। जब भी कोई फार्मूला है उसे अंडरलाइन जरूर कर लिया करो। इसे हमने समीकरण 1 रख दिया। अब देखो इसमें क्या क्या चीज था उसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, जहां के समानुपाती नियतांक है, आप लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक भी लिख सकते हैं, जिसे कूलम नियतांक कहते हैं। ठीक है, समीकरण 1 है कूलम का नियम कहलाता है। ठीक है, ये जो समीकरण 1 बना है यही कूलम का नियम कहलाता है। अभी इसमें विशेष बात भी याद रखेंगे, जैसे समझिए, देखिए ये जो नोट है ये एकदम विशेष रूप से बनाया गया है इंटर क्लास के लिए, कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जब पेपर देंगे तो भी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कूलम का नियम है, क्या कूलम का जो नियतांक था के, मान जो होगा ये दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 मात्रकों की पद्धति पर, नंबर 2 है आवेशों के बीच के माध्यम पर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसका एक एक करके। जैसे देखिए,
समझिए, देखिए स्थिर वैद्युत के अध्ययन के लिए आजकल एसआई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। के का मान ज्ञात करने के लिए निम्न दो स्थितियां हैं। ठीक है, आप उस दोनों स्थितियां एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, नंबर एक स्थिति है जब आवेश निर्वात में हो। निर्वात अथवा वायु एक ही होता है। ठीक है, समझिए, यस आई पद्धति में के का जो मान होता है 9×10⁹ मात्रक होता है। कब? जब निर्वात अथवा वायु में होगा। ठीक है, तो देखिए उसी हम लोग जो फार्मूला कूलाम के नियम से पढ़े थे, यहाँ के रहता था। और इसी के का मान वायु निर्वात के लिए 9.0 भी लिखा जाता है। किताब में आप लोग देखेंगे ×10⁹ है वही चीज। तो ये देखिए उसी का वैल्यू रख दिया गया। देखिए रख दिया गया कि नहीं रख दिया गया, इसे हमने बना दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, खासकर वायु या निर्वात होता है तो के का मान 1/4πε0 है। ये क्या है? ε0 लिखा जाता है सुविधा के लिए, जिससे कूलाम के नियम को इस प्रकार लिखा जाता है। समझिए, देखिए यहाँ देखिए उसी के का मान हम लोगों ने क्या रख दिया, वायु या निर्वात के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसका समीकरण नाम रख दिया थर्ड। अब यहाँ पर ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं, ε0 था निर्वात की वैद्युतशीलता। अब देखिए निर्वात का जो वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक, बीमा और आंकिक मान, और इसका मान कितना होता है, मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। देखिए यहां से अगर हम समीकरण 3 नंबर देखें तो यहां से ε0 को अगर हम चेंज कर दें तो यह आके यहाँ बटे हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। तो यह पूरा r², देखिए यहाँ पर हमने ε0 को अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4π Q1 Q2/r² इंटू f हो गया ना। अब एक विशेष बात देखिए, इसमें जो 1 है और 4π है, 1/4π ये कांस्टेंट पद है। जो कांस्टेंट पद होता है उसका ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होती है, अर्थात ये बीमाहीन राशि होती है। ठीक है, अब देखिए Q क्या है? आवेश है। ये भी Q क्या है? आवेश है। F क्या है? बल है। R क्या है? दूरी। तो Q1 Q2 मतलब आवेश कुलाम गुणे कुलाम, कुलाम का स्क्वायर बटे तो बटे कर दिया। बल का मात्रक होता है न्यूटन, R है दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा स्क्वायर हो गया। देखिए मात्रक क्या आ गया? कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम समझते हैं आगे, अगर बीमा निकालनी है तो समझिए, देखो हम लोग फार्मूला क्या देखें, ε0 = 1/4π Q1 Q2/r², ये होता है। बीमा रखना है। देखिए ये इतना मैंने बोला, ना इसका कोई मात्रक होगा ना इसका कोई बीमा, क्योंकि बीमाहीन राशि है। अब देखिए, तो यहाँ Q1 Q2 मैंने बड़े कोष्टक में, वैसे बीमा जो होता है बड़े कोष्टक में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो समझिए Q क्या है? आवेश। आप लोग अभी अभी देखिए Q बराबर होता है IT। I क्या होता है? विद्युत धारा। T क्या है? समय। विद्युत धारा का जो मात्रा बीमा होता है वो A होता है, समय का T। तो देखिए यहाँ पर आवेश का AT यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी AT, क्योंकि Q1 और Q2 है। बल की बीमा होती है हमें L T⁻²। R है दूरी, इसको L² से लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर था, दूरी को L से लिखते हैं। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू हम लोग इस पे ऊपर है, ये अंश को हर बना देंगे, हर को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो अपना पूरा वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ε0 का बीमा। अब हम समझते हैं इसका मान। देखिए जो समीकरण 2 और 3 बनाए हम लोगों ने, उससे 1/4πε0 का मान आप लोगों ने देखा इतना होता है। तो यहां से ε0 को अगर हम रहने दें तो ये इधर आके बटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ है 1/4π, पाई का मान होता है 3.14 होता है ना। तो 4 × 3.14, यहाँ 9×10⁹ सबसे भाग देंगे तो टोटल वैल्यू इतना आ जाएगी। ठीक है, 8.85। ठीक है, आप लोग किताब में देखेंगे तो 8.85 × 10⁻⁻² कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैंने एक पॉइंट और बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं और इस पे कुछ विशेष बातें। देखिए नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, नोट निर्वात में सीजीएस पद्धति में के का मान, ठीक है,
के बराबर 1 रखते हैं। मात्रक क्या होता है? F इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अतः क्योंकि कब जब निर्वात होगा तो हम लोग के का मान 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पर के रहता था तो के का मान 1 रख दिया गया, इसीलिए के हट गया। तब अपना सूत्र इतना आता कि नहीं आता? आता ना। अब हम समझते हैं इसकी विशेष स्थितियां। समझिए, देखिए स्थिति नंबर 2, जब आवेश निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में रखे हो, मतलब किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया हो। तो देखिए इस स्थिति में समीकरण 3 में निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के स्थान पर उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन रखी जाती है। ठीक है, लिखी जाएगी। समझ गए ना? कब? जब किसी माध्यम में रखते हैं तो एप्सिलॉन रखा जाता है, यहाँ 0 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने माध्यम लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर नया सिंबल। तो देखो ये फार्मूला बन जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। कब? जब आवेश निर्वात के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में हो। Q1 Q2 और आर स्क्वायर, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। माध्यम का मतलब, देखिए माध्यम का परावैद्युतांक, इसका मतलब समझिए। देखिए किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युता अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसा कि देखिए यहाँ एप्सिलॉन और यह है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है ना। अथवा हम इसका गुणा भी कर सकते हैं, ओ आर मतलब होता है अथवा। तो देखिए एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। इसे भी फार्मूला अंडरलाइन कर लेते हैं। समझ गए ना? आगे समझिए। देखिए अगर हम उससे समीकरण 4 बना लेते हैं, समीकरण 4 से निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में कूलाम नियम का स्वरूप लिखना हो, निम्न होता है ना। मतलब देखिए जब किसी माध्यम में रखेंगे तो अभी तक निर्वात और वायु में था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते थे। किसी माध्यम में रख देंगे तो के का भी मल्टीपल हो जाता है। इसे हमने समीकरण क्या बना दिया? 5। अब इसमें कुछ विशेष बात समझ लेते हैं जो आपको याद करना अनिवार्य है पूर्ण रूप से। देखिए नोट में मैंने क्या लिखा है, इसको समझिए। देखिए नोट में है परावैद्युतांक, ठीक है, बीमाहीन राशि है। ठीक, अब इसमें विशेष बात क्या रखना है, याद रखना है। देखिए नंबर 1, निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, अर्थात जब वायु या निर्वात होगा तो के का मान 1 होता है। दूसरा पॉइंट, अतः आंकिक प्रश्न हल करते समय निर्वात अथवा वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान समीकरण 3 से तथा माध्यम में रखे आवेशों के लिए समीकरण 5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए सी नंबर है परावैद्युत के लिए। ठीक है, परावैद्युत मतलब परावैद्युतांक के लिए जो के का मान होगा। देखिए इनफाइनाइट किसके लिए होता है? किसी धातु के लिए होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है धातु के लिए क्या होगा और किसी माध्यम के लिए होगा। तो देखिए एक चीज और बता देते हैं, जिस तरफ मुंह खुले वो बड़ा होता है। ठीक है, आप समझ लिए। इसके लिए के का मान इतना होता है, तो आप लोगों ने पहले से ही देखा। ठीक, तो इसमें वैल्यू के साथ साथ मान भी रख सकते हैं, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ रखा है। यहाँ समझिए, देखिए के का मान हम लोग फार्मूला इतना देखे ना। अब यहाँ के का भी मान निकाला जा सकता है, क्योंकि ये कूलाम के नियम से विशेष सूत्र आया हुआ है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। देखो के का एसआई मात्रक, एफ क्या है? बल, बल का मात्रक न्यूटन, आर क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा दिए, बटे है बटे कर दिए। Q1 Q2 क्या? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम का गुणा कूलाम में करेंगे तो कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो देखो इसका मात्रक भी आ गया। या फिर के का, के बोले थे परावैद्युतांक, एसआई मात्रक आप सिंबल भी दे सकते हैं। ठीक है ना। और एप्सिलॉन 0 का मान तो इतना ही होता ही है। देखो यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए के बराबर इतना होता है और एप्सिलॉन 0 का अगर हम चेंज कर दे तो 1/4 पाई के आ जाएगा। यहां से भी हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए ये इतना तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका ना तो मात्रक ना ही बीमा। देखो के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, या इसी को ऊपर लाएंगे तो माइनस लग जाता है। इसको ऊपर भी ला सकते हैं, देखिए तब भी अपना फार्मूला वही आएगा। ठीक है, उसका मात्रक न्यूटन, यहाँ देखो न्यूटन इनवर्स लिखा, मीटर इनवर्स लिखा, कूलाम स्क्वायर अर्थात कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसको सीजीएस पद्धति में मान क्या होगा?
देखिए सीजीएस में के का मान इतना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर प्रति कर सकते हैं, या ऊपर लाएंगे तो माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीजीएस सिस्टम में अपने को लिखना है, तो देखो ये तो 9.0 × 10⁻⁹, अब देखो एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। बल का मात्रक सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है। देखो यहाँ पर 10⁵ लिख दिया। ये है मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100 × 100 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर था। कूलाम स्क्वायर वैसे रहेगा, उससे कोई लेन देन नहीं है ना। या फिर देखो आप लोग ये कूलाम बराबर जो जानते होंगे 3 × 10⁹ मैंने अभी वहां पर पीछे आपको बताया है ना। देखो सारा वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया, इसको जब जोड़ घटाना काट दिया गया तो के का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आप लोग भी काट देना, ठीक है। आप लोग इसको वैल्यू रख के काट के देख लेना, 1 ही आएगा। अब हम समझते हैं आवेश के मात्रक कूलाम की परिभाषा। जो आवेश का मात्रक था कूलाम होता है ना, उसकी परिभाषा समझेंगे। देखिए आवेश के मात्रक कूलाम होता है ना की परिभाषा। देखिए प्रथम परिभाषा, इसको हम आपको 2 परिभाषा बताएंगे। देखिए निर्वात में आर क्या है, दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच कार्यरत बल इतना होता है। ठीक है, होता है ना। अब इसका या तो वैल्यू रख दें 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आप लोग इतने का मान देखिए, इतना जानते हैं, कूलाम के नियम से जानते हैं ना। अब देखो यदि क्या, अब इसे हम लोग मान लेते हैं, यदि Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम तथा R बराबर 1 मीटर हो तो F का मान देखिए इतना आ जाएगा कि नहीं टोटल। भाई इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो यह बराबर देखो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अतः कूलाम आवेश, ठीक है, अतः कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। ठीक है, या फिर दूसरी परिभाषा इसकी समझिए। देखिए द्वितीय परिभाषा, किसी चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आप लोग भी जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वैद्युत धारा I बराबर, क्या जानते हैं, वैद्युत धारा I बराबर Q/T। जैसा कि यहाँ लिखा है वैद्युत आवेश बटे समय, तो Q बराबर क्या हो जाता है, IT। अब इसमें इसकी नई परिभाषा हम लोग देख सकते हैं। देखिए यसाई प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर तथा समय का मात्रक सेकंड है। अतः 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होता है। अतः देखिए 1 कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति सेकंड गुजरता है, उसी को ही हम लोग कूलाम बोलते हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगला पार्ट अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको पार्ट 1, 2, 3 में आपको पूरा लेसन कंप्लीट मिल जाएगा। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। तो आप लोगों को नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नोट पा जाएंगे फ्री में वो भी। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।